नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सैनी एक बार फिर आपके सामने जीव विज्ञान के विषय के एक दमदार टॉपिक पाचन तंत्र को लेकर हाजिर हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आपने सभी पिछले वीडियो देखे होंगे और आपने सारे जो भी हमने मानव तंत्र को लेकर एक शुरुआत की थी और उसका पहला तंत्र पाचन तंत्र के जो अंग हमने पढ़े थे उन सबको आपने समझा होगा। तो आज आपके उसी उत्साह के साथ हम पाचन तंत्र का अगला अंग छोटी आंत लेने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी आपको वीडियो दिए गए आपने पूरे देखे नहीं है तो आप पूरा बिल्कुल देखें और पीडीएफ डाउनलोड करें। उससे पहले आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करें ताकि जो नोट्स लिखे गए हैं वो आपको पता चले कि किस चीज का कौन सा रिलेटेड नोट्स है। वरना जो पीडीएफ लिंक दिया जाता है वो एज ए पेज के रूप में होता है, आपको समझ में नहीं आता है। तो इसी के साथ आज शुरुआत करते हैं हम छोटी आंत। हम बात कर रहे थे पाचन तंत्र की। देखो पाचन तंत्र में हमने उसके ऑर्गन्स को लेकर यानी कि अंगों को लेकर शुरुआत की थी और हमने कहा था कि छोटी आंत से पहले वाले सारे अंग आमाशय है, ग्रसनी, ग्रास नली है, मुख है, उनके बारे में हमने चर्चा की थी और भोजन को छोटी आंत तक लाकर हमें छोड़ दिया था। आज हम उसी से आगे लेंगे। देखो छोटी आंत आप सबको पता है कि इसको छोटी आंत क्यों बोला जाता है और इसके आगे वाली जो भी ऑर्गन या अंग है उसको बड़ी आंत क्यों बोला जाता है। तो इसको मैं पहले भी मैंने बताया था, आज एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि व्यास के आधार पर, जिसे आप डायमीटर बोलते हो, व्यास के आधार पर ही इन नलिकाकार संरचना वाले अंगों को छोटी आंत तथा बड़ी आंत कहा जाता है। व्यास कैसे कि मान लो कि छोटी आंत मतलब की है कि ये जो नलिकाकार संरचना होगी इसका व्यास कम रहेगा यानी कि छोटा रहेगा लेकिन लंबाई ज्यादा रहेगी, इसलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। और अगर इसी के मुकाबले बड़ी आंत की बात करूं तो बड़ी आंत का व्यास ज्यादा रहेगा तथा लंबाई कम रहेगी। तो उसी के आधार पर छोटी आंत और बड़ी आंत कहा जाता है। अब देखो छोटी आंत की बात करें तो ये एक उलझा हुआ अंग है। उलझा हुआ अंग क्योंकि इसकी लंबाई 7 मीटर तक होती है, जो अपने उदर गुहा के अंदर उलझी हुई या लपेटों के रूप में या रस्सी गुप्तिनुमा संरचना में पाई जाती है। आमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत तक पूर्ण होती है। यानी कि इसका स्टार्टिंग बात करें तो एक बार फिर आपको मैं बताना चाहूंगा कि आमाशय के जठर निर्गमी भाग से लेकर ये उलझती हुई छोटी आंत तक पूर्ण होती है। ये आपने डायग्राम पहले बनाया था। इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है। देखो इसकी लंबाई को याद रखना है, लगभग 7 मीटर है। काफी बुक में 7 से 8 मीटर 7.5 मीटर दिए गए हैं। फैक्ट अपने को एवरेज 7-8 मीटर तक रखना है क्योंकि आहार नाल की सबसे लंबा अंग होता है छोटी आंत, सबसे बड़ा लंबा, सबसे ज्यादा लंबाई को मेंटेन करने वाला। फिर होता है भोजन का सर्वाधिक पाचन आता है और मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ होता है। एक शब्द में अगर ऑप्शन मिले तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या देनी है, छोटी आंत को देनी है क्योंकि सबसे ज्यादा पाचन रसों का श्रावण यहीं पर होता है और सबसे ज्यादा भोजन के अवयवों का भी अवशोषण या पाचन यहीं पर होता है। तो सर्वाधिक पाचन यही होता है या भोजन का पाचन छोटी आंत में ही होता है। सर्वाधिक की बात करें मेजोरिटी के अकॉर्डिंग छोटी आंत सर्वाधिक पाचन होता है। अब इसको देखो, इसके 3 भाग होते हैं। सबसे आगे वाला भाग ग्रहणी, मध्य का भाग अग्र सुदांतर और सबसे पीछे वाला भाग सुदांतर। अब देखो इसके 3 भाग कैसे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसको आगे वाला भाग, क्योंकि आगे वाला भाग मतलब कि आमाशय से जुड़े वाला, इसे ग्रहणी, बीच का वाला भाग अग्र सुदांतर और सबसे अंतिम भाग जो क्या कहलाएगा बड़ी आंत से जुड़ेगा उसे सुदांतर कहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहणी। देखो ये इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शंस को लेकर, यानी कि जो भी पाचन रसों का स्राव होता है यानी कि सरलीकृत स्वांगीकरण होता है वो सब इसमें होता है। कैसे कि आमाशय से जुड़ा हुआ जो प्रथम भाग होता है जिसे हम ग्रहणी कहते हैं, रासायनिक पाचन में सर्वाधिक भूमिका निभाता है। रासायनिक पाचन का मतलब ही है कि एंजाइम, यानी कि जो भी एंजाइम काम करेंगे वो सबसे ज्यादा इस एरिया के अंदर काम करेंगे और सबसे ज्यादा एंजाइमों का श्रवण भी यही होगा। तो रासायनिक पाचन बोल दो या रासायनिक रूप से सभी क्रियाओं का बोल दो, सर्वाधिक क्रिया यहाँ पर होती है और लगभग जो भी भोजन होता है उसका 50 से 60% तक पार्ट यानी कि एंजाइमों से पूर्ण होने वाला भाग होता है, वो क्या होता है यहाँ पर पाचन उसका स्टार्ट होता है। फिर है अग्र सुदांतर। ये अग्र मतलब कि ग्रहणी से आगे वाला भाग, अग्र सुदांतर का मतलब है ग्रहणी से आगे वाला भाग। जो मध्य का भाग रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की थी कि ये ग्रहणी है तो इसके आगे वाला भाग यही क्या कहलाता है, अग्र सुदांतर जो मध्य का भाग होगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर रसायनों का पाचन स्टार्ट हो गया तो कुछ न कुछ भोजन जो बचा होगा उसको अवशोषण करना पड़ेगा। तो अग्र सुदांतर बीच का भाग होता है, पचित आहार का अवशोषण करता है और इसके अंदर स्पेशल कोशिकाएं पाई जाती है। आपको नाम याद रखना है, आंतर कोशिकाएं। आंतर कोशिकाएं
अग्र शुद्धांत्र भाग में पाई जाती है छोटी आंत के, जो क्या करती हैं, पचित आहार यानी पचित भोजन का अवशोषण करती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, रासायनिक पाचन में भूमिका ये नहीं पता, ये आहार को क्या करेगा, अवशोषण करेगा। अब अंतिम बचा है शुद्धांत्र। अब देखो ये काम क्या करेगा, ये करेगा कि यहाँ पर जो रासायनिक क्रिया हुई है कुछ ना कुछ एंजाइम का वजह से यहाँ पर पाचन हो गया, यहाँ पर जो इसमें और इसमें जिनका अंदर पाचन बच गया है, कुछ शेष लवण जो बच जाते हैं या कुछ भाग जो पीछे रह जाता है वो होते हैं पित्त लवण तथा विटामिन, जो क्या होते हैं ग्रहणी तथा अग्र शुद्धांत्र के अंदर जिनका पाचन नहीं हो पाता और कुछ पदार्थ भोजन के बच जाते हैं उनका पाचन शुद्धांत्र के अंदर होता है। शुद्धांत्र छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है जो किससे जुड़ा रहता है, बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। किससे, बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। इसके अंदर जो भोजन के अवयव जिनका पाचन अग्र शुद्धांत्र तथा ग्रहणी में नहीं हो पाया उनका पाचन होता है, वो होता है एक तो पित्त लवण का और विटामिन का अवशोषण, उन सब का अवशोषण यहाँ पर होता है। तो ये हमने बात की थी छोटी आंत को लेकर। इसके अंदर 3 मुख्य क्वेश्चन बनते हैं मेन, जो 10th बेस पे होता है, 12th बेस भी और कंपटीशन बेस। एक तो होता है कि नॉर्मली अगर बात करें सबसे ज्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो यहीं पर होता है। हमने बात की थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसमें पहला था कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है। ये मेन और बेस्ट क्वेश्चन है। कैसे कि अगर आपको नॉर्मली कोई पूछ ले कि आप साइंस से बिलोंग करते हो या आपका विज्ञान वर्ग है, तो बताया कि शरीर के किस भाग के अंदर पाचन होता है, तो आप उनको अपने पाचन तंत्र के सभी अंग गिनाने नहीं बैठ सकते, आपको मेजोरिटी के रूप में छोटी आंत कहना। ऐसा आप आमा से भी कैसे, वहां पर भी पाचन होता है, मुख में भी कुछ ना कुछ पाचन होता है। लेकिन हमने बात की थी कि सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। तो डायरेक्ट अगर आपसे कोई भी प्रश्न करे, क्वेश्चन पूछे कि भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। दूसरा, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन होता है कि आहार नाल का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, बात की जो मुख से शुरू होकर मलाई से गुदा तक जाती है, यानी कि आहार नाल का सबसे बड़ा छोटी आंत है। नॉर्मल सी बात है, इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर तक होती है, जो आहार नाल का सबसे बड़ा अंग रहेगा। तीसरा इसका मुख्य क्वेश्चन है कि आपने बात की थी कि सबसे ज्यादा मध्य भाग के अंदर पचित आहार का अवशोषण होता है, तो वहां पर कुछ स्पेशल कोशिकाएं पाई जाती है, विशिष्ट कोशिकाएं, जिसे हम नाम देते हैं आंतर कोशिकाएं। तो आंतर कोशिकाओं का कार्य, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है अच्छे बड़े लेवल के एग्जाम में। आंतर कोशिका मतलब है कि जो भी उस एरिया के अंदर रसायन आएंगे या अवशोषित पदार्थ आएंगे उनको अवशोषण करेगा, बचकर जो भी आगे आएगा उसको ये गेन कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन छोटी आंत पर बनते हैं। याद रखना, छोटी आंत के तीनों भाग को आपको याद रखना। याद रखना आसान तरीका, आपने आमाशय पढ़ा है, आपने बड़ी आंत के बारे में जाना है। इनके बीच की जो लंबाई है, इसके बीच के जो अंग मिलता है उससे हम छोटी आंत कहते हैं। तो एक सिरा जो आमाशय से जुड़ा रहेगा, आगे वाला ये आमाशय से जुड़ा रहेगा क्योंकि आमाशय की बात करिए, आगे वाला, और पीछे वाला बड़ी आंत से जुड़ा रहेगा। तो आगे वाला ग्रहणी, पीछे वाला शुद्धांत्र, बीच में तो शुद्धांत्र के आगे वाला अग्र शुद्धांत्र। ये 3 भाग पे किसके, छोटी आंत के। अब हम बात करते हैं आहार नाल के अगले अंग के बारे में, जो छोटी आंत से आगे की तरफ पाया जाता है, यानी कि छोटी आंत के शुद्धांत्र वाला भाग उस अंग से जुड़ता है जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। देखो बड़ी आंत क्या होती है, नॉर्मल सी बात करें, बड़ी आंत छोटी आंत के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ऐसे समझ लो, और मलाशय तक जाती है, ऐसी संरचना दिखती है। ठीक है, अब होती क्या है, बड़ी आंत का कार्य क्या है, आपको यहाँ पर देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, भोजन का पाचन हो रहा है, उसका अवशोषण हो रहा है, कुछ बच रहा है तो उसका फिर से अवशोषण हो रहा है, ये काम क्या हो रही है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ ना कुछ पदार्थों के जो भी अवशोषित पदार्थों को लेकर जाते हैं उसके अंदर घुलित पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे जल है, खनिज लवण है, जो क्या होता है कि साथ साथ अपचित भी रह जाते हैं और आगे की तरफ भेज दिए जाते हैं, तो उनका भी अवशोषण करना जरूरी होता है। और कुछ जीवाणुओं की उपस्थिति से क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको किण्वन करके फिर मलाशय तो बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो ये कार्य करने के लिए एक विशिष्ट अंग पाया जाता है जिसे हम कहते हैं बड़ी आंत, क्योंकि बड़ी आंत इसकी व्यास बड़ा होने का मतलब यही है कि भोजन के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ बचेंगे, क्योंकि पाचन कम होता है, अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा बनते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर जो भी भोजन किया है उसके अंदर जितनी क्षमता होती है उतनी ही कोशिकाएं उनको ऑब्जॉर्व करती है। उसके बाद जो भी बचा है, चाहे वो काम का हो लेकिन ऑलरेडी मेटेरियल अपने पास पड़ा है, तो उसको आप आगे भेज देंगे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। तो इसलिए बड़ी आंत की व्यास बड़ा होता है ताकि अपशिष्ट पदार्थ आगे जाए। तो हम बात करते हैं बड़ी आंत की। बड़ी आंत मतलब कि यानी कि शुद्धांत्र के आगे का भाग हमने यहाँ पर बात की थी, कहाँ पर बात की थी कि छोटी आंत का आगे वाला सबसे पीछे वाला सिरा, ये रहा शुद्धांत्र। शुद्धांत्र का आगे वाला भाग किससे जुड़ेगा, बड़ी आंत से जुड़ेगा। तो शुद्धांत्र के आगे का भाग जहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं, मैंने बात की थी कि कुछ न कुछ जीवाणु पाए जाएंगे। ये जीवाणु क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।
कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो शेष बचे अपचित, याद रखना शेष बचे अपचित। मैंने बोला था कि जो चीजें पचित हो गई है उसका अवशोषण यहाँ पर हो रहा है, और कुछ चीजें हैं जो पचित नहीं हो रही या जो हमारे काम की है लेकिन अपने पास ऑलरेडी वो पड़ी है या ज्यादा मात्रा में भोजन के साथ ली गई है, तो उनको पाचन क्रिया नहीं किया जाता है, उनको डायरेक्ट आगे भेज दिया जाता है। तो शेष बचे अपचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा, किण्वन मतलब कि आप नॉर्मल से अपने वे में याद रखो, सड़क जलाकर। किण्वन का मतलब होता है कि किसी चीज को इस प्रकार से तोड़ दिया जाए ताकि उसके अंदर के हर एक कंपाउंड यानी कि अवयव कण या उसके अंदर पाए जाने वाले सारे रस अलग अलग हो जाए, जिससे हम आसानी से पता लगा सके कि उसके अंदर की कौन सी चीज अपने को चाहिए और कौन सी चीज अपने को आगे भेजनी है, यानी कि खोल के रखना, ये आप पता चले। तो देखो शेष बचे अपचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन किया जाता है। अब सरलीकृत क्यों कर रहा है यहाँ पे, देखो आपको एक सोचने वाली बात है कि आहार में से जो भी भोजन आगे की तरफ जाएगा वो क्या होगा, पूरा खुला हुआ रहेगा। विटामिन है या एंजाइम घुल रहा है उसके साथ में, भोजन के साथ मिक्स फॉर्म में आ रहा है, उनको सरलीकृत करना जरूरी है क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी काम की चीज है जो छोटी आंत में अवशोषित नहीं हुई या रह गई है। तो यहाँ की कोशिकाएं क्या करती है, उनको ये थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर लेती है, ताकि एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं वाटर, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि सभी पदार्थ पानी के अंदर घुल के आगे जाते हैं। अगर पानी की कमी होने पर पानी के या खनिज लवणों का अवशोषण ये कर लेता है। तो देखो शेष बचे अपचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर फिर से पाचन करता है, और इसका मुख्य कार्य याद रखना, इसके मुख्य कार्य एक तो होता है जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना। जब बॉडी के अंदर वाटर रेगुलेशन को भी ये मेंटेन रखता है, ये हम कह सकते हैं कि जल के जो भी नियमन है उसको नियंत्रित करता है। फिर बात करते हैं खनिज लवणों का अवशोषण, यानी ये कुछ खनिज लवण है उनको भी अवशोषण करता है। अब एक ये तो था इसका नॉर्मल वर्ग, यानी कि जो भी आ रहा है उसको एक बार देखना है, पाचन करना है या उसका अवशोषण करना है। इसका मुख्य वर्ग है कि जो भी अपचित यानी कि अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल्स आ रहा है, यानी कि अपचित जो भोजन है उसको क्या करता है, मल द्वार से उत्सर्जित करना है, यानी कि आहार नाल का सबसे पीछे वाला भाग, सबसे लास्ट वाला भाग जिसे हम मल द्वार कहते हैं, मल द्वार द्वारा आगे भेजना है, उत्सर्जित करना है। उसको भेजने के लिए इसका मदद कौन करता है कि बड़ी आंत खुद अपने आप को 3 भागों में बांटती है। तीन भाग कौन कौन से, कि बड़ी आंत का पहला भाग होता है जिसे हम बोलते हैं अंधनाल, बड़ी आंत का बीच वाला यू आकार का भाग होता है उसे बोलते हैं बृहदांत्र, और बड़ी आंत का सबसे पीछे वाला भाग है तीसरा और अंतिम भाग जिसे बोलते हैं मलाशय। बड़ी आंत अपने आप को 3 भागों में बांटती है अपचित भोजन को मल द्वार तक पहुंचाने के, यानी कि एक तो द्वार, एक तो इसका भाग मल द्वार है, मलाशय ही हो गया। देखो पहला अंधनाल, अंधनाल क्या, अंधनाल हमने बात की थी, देखो छोटी आंत का सबसे पीछे वाला भाग सुदांतर, तो सुदांतर से आगे आने वाला पचित आहार रस का अवशोषण करता है, यानी कि यहाँ पर जो भी मटेरियल्स आए यहाँ तक तो उनका क्या होता है, जो भी पचित आहार है उनका रसों का अवशोषण करना। याद रखना अन्ननाल के अंदर पाचन क्रिया होती है बहुत ही कम कार्य में, बहुत ही कम लेवल पर, क्योंकि वहां पर कुछ न कुछ पचित आहार रह जाता है, उनका भी अवशोषण कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोशिकाओं की समानता पाई जाती है, क्योंकि ये छोटी आंत वाला भाग है सुदांतर और ये थोड़ी बहुत कोशिकाओं की समानता पाई जाती है और ये पचित आहार का रस का अवशोषण करता है। अब याद रखना अन्ननाल के नीचे की तरफ एक अंग पाया जाता है छोटा सा उभरा हुआ, जिसे हम बोलते हैं कर्मी रूप परिशेषिका, जिसको आप बड़ी बातें जानते हैं, जिसको हम अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है, इसके कार्य इतना सा समझ लो कि ये अपना एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग मतलब कि इसकी जरूरत प्राचीन काल में मनुष्य के कार्य को देखकर उपयोग में ली जाती थी, लेकिन आज के युग में मशीनरी और ज्यादा पके हुए भोजन की वजह से इसका कोई काम नहीं है, तो ये अवशेषी अंग है। अब ये काफी बार दर्द क्यों करता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं कि काफी बार दर्द करने की प्रवृत्ति इसलिए आ जाती है क्योंकि सुदांतर से आने वाला जो पचित रसों का अवशोषण होता है, अवशोषण होने के बाद कर्मी रूपी परिशेषिका का जो उभरा हुआ सिरा होता है उसके अंदर यानी कि भोजन के अंदर आपको पता है कि हम भोजन जो लेते हैं उसको हम रिपीट बार बार नहीं करते, हम वेराइटीज लाते हैं। अगर एक ही प्रकार का भोजन यानी कि फॉर एग्जांपल दाल है तो आप सुबह भी दाल, दोपहर या शाम को भी दाल, दूसरे दिन भी दाल, एक ही प्रकार का भोजन करेंगे तो बॉडी का जो रेगुलेशन है वो बिगड़ जाएगा। तो रेगुलेशन बिगड़ता है। अब ये क्या करता था पहले जब हम बिना पका हुआ या कच्चा भोजन करते थे तो ये उसको क्या करता था, उनको पचाने में मदद करता था, यानी कि पेड़ की पत्तियां हैं या कच्चा हुआ कोई भी जिसको हम पका कर नहीं खा सकते हैं या कंदमूल खा रहे हैं तो उनके अंदर कुछ न कुछ या फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज का पाचन भी करवा लेता। देखो आज के लेवल में या आज के दिनों में हम बात करें कि सेलुलोज का पाचन, तो डायरेक्टली कोई भी बोल देगा कि मनुष्य के शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता क्योंकि हम भोजन को पका कर खाते हैं। लेकिन बात करें तो हो सकता है इन कंडीशन, कैसे, क्योंकि ये उनमें हेल्प करता था। और आजकल हम जो भी भोजन करते हैं वो पूरा पका हुआ होता था, उसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि क्लीन चेक करके खाते हैं। पहले डायरेक्ट खाया जाता था कच्चा पका सड़ा गला, तो उनको ये पचाने में मदद करता था, अभी इसका कोई उपयोग नहीं है। तो काफी बार ऐसी कोशिकाओं
में अनियमित वृद्धि हो जाती है, आकार बड़ा हो जाता है, या अंधनाल के दीवार के साथ ये क्या हो जाता है, सटका रहता है और उसका आकार बड़ा होने पर दर्द करता है। तो इस प्रकार की कंडीशन, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, मैंने आपको केवल ये समझाया है, इसको कभी डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है, केवल इतना समझे कि ये क्या है, अवशेषीय अंग है जो अंधनाल के नीचे की तरफ पाया जाता है। तो अंधनाल का काम करता है पाचित आहार का रस का अवशोषण करता है। फिर दूसरा है बृहदांत्र, किसका भाग है, जो बड़ी आंत का दूसरा बीच वाला भाग, जिसे उल्टे यू आकार को देखते हैं, जो 1.5 मीटर लगभग 1.5 मीटर यानी कि 1.3 मीटर लंबी होती है, संरचना होती है। ये क्या करती है, ये अपने आप को 4 भागों में बांटती है। अब इसके 4 भागों के नाम आपको याद रखना है, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बृहदांत्र क्या करता है, उल्टे यू आकार का 1.5 मीटर लंबी है, इसका ये अपने आप को 4 सेक्शन में डिवाइड करता है, ताकि क्या होता है कि जो भी अपचित भोजन है जिसको हम मलाशय तक भेज रहे हैं, उसको धीरे धीरे आगे की तरफ भेजे, ताकि उसके अंदर के रसायनों का, कणों का एक बार हम बोल देते हैं कि लास्ट में चेकआउट हो जाए, पता चल जाए कि उसके अंदर कोई भी चीज ऐसी तो नहीं जा रही है बाहर जिसका अपने को शरीर के अंदर उसकी जरूरत है। तो बृहदांत्र के 4 भाग होते हैं, अवरोही बृहदांत्र, अनुप्रस्थ बृहदांत्र, सॉरी अवरोही, और एक होता है आरोही, आरोही बृहदांत्र, और एक होता है सिग्माकार बृहदांत्र। ये 4 भाग होता है, चारों नाम याद रखना है। एक होता है 15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, इसका कोई आपको लंबाई इतनी जरूरत नहीं, नाम याद रखना। बृहदांत्र बीच वाला भाग और 1.5 मीटर लंबी संरचना होती है, जो उल्टे यू आकार की दिखती है। ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा और चौड़ा भाग होता है, जहां से अंदर अपचित भोज्य पदार्थ है वो भोजन कर मलाशय की तरफ गति करते हैं। और लास्ट और अंतिम भाग है बड़ी आंत का, जिसे हम मलाशय कहते हैं। ठीक है, मलाशय क्या होता है, आहार नाल का अंतिम भाग, इसके अंतिम यानी कि 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदानाल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये एक मलाशय एग्जांपल, तो इसका अंतिम जो 3 सेंटीमीटर वाला भाग होगा उसे हम क्या बोलेंगे, गुदानाल कहते हैं, यानी कि गुदानाल। अब ये गुदानाल होती क्या, देखो गुदानाल के अंदर सवर्णी पाई जाती है, स्फिंक्टर्स पाई जाती है, बही और अंतर। अब ये स्फिंक्टर्स क्या हो गया, देखो आप सभी को पता है कि वेस्ट मटेरियल्स को बाहर की तरफ त्यागने से पूर्व अपने शरीर के अंदर कुछ न कुछ पेशीनुमा कोशिकाएं काम करती है, स्फिंक्टर्स होते हैं, ताकि क्या करते हैं कि जब तक, यानी कि एक प्रकार की ऐच्छिक क्रियाएं भी होती है, क्योंकि हम अपने अपशिष्ट पदार्थों का जब उत्सर्जन करते हैं तो अपने माइंड का कंट्रोल उसके ऊपर रहता है, तो उसके अंदर स्फिंक्टर्स काम करती है, यानी कि बाहर की तरफ भेजना, अंदर की तरफ रोक के रखना, जो भी मेटल आ रही है उसको होल्ड करना, और जैसे ही उसके कमांड पास होने पर तंत्रिका कोशिकाओं का, तो स्फिंक्टर्स सवर्णी काम करती है, जो उसको एक्सपेल आउट यानी कि बाहर की तरफ भेजने काम करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मलाशय का मुख्य कार्य क्या है, तो पचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात जो भी शेष रह गए अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया मलाशय के द्वारा की जाती है। मलाशय के कौन से भाग, यानी मलाशय के अंदर सवर्णी पाई जाती है, स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं, 2 प्रकार के, बही सवर्णी और अंतः सवर्णी, इनके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर भेज दिया जाता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने अभी तक पाचन तंत्र के सारे अंगों को पढ़ा है, यानी कि स्टार्ट की थी, यानी कि फॉर एग्जांपल बात करें तो मलाशय को से हम कह सकते हैं कि आहार का अंतिम भाग है। तो एलिमेंट्री कैनाल को हमने पूरा डिस्कस कर लिया, सबके कार्य देखे, सबके भाग देख लिए, और बड़ी आंत जो सबसे अंतिम भाग था उसके अंदर मोस्ट 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, उनको मैं वापस रिवाइज कर देता हूं। एक तो देखो बड़ी आंत के ऊपर क्या बनता है, बड़ी आंत एक ऐसा अंग है जहां पर किण्वन क्रिया होती है, अपने बात कर ले पाचन तंत्र का ऐसा अंग जहां पर किण्वन क्रिया होती है, यानी कि भोज्य पदार्थों को किण्वन विधि द्वारा सरल किया जाता है। दूसरा है कि बड़ी आंत के अंदर जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। याद रखना, यहाँ पर हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है कि जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण, ठीक है, ये बहुत ही छोटा या माइन्यूट काम है, लेकिन इसको हम देख सकते हैं कि ये यहीं पर होता है। फिर है अपचित भोज्य पदार्थ को मल द्वार से उत्सर्जित करना, ये इसका मुख्य मेन फंक्शन है। इसी की वजह से इसका आकार ऐसा बनाया गया है, चौड़ा होना, इसका साइज है जो घुमावदार संरचना या उल्टे यू आकार की संरचना दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि ये टाइम पे आराम से। फिर है इसके देखो, इसके 3 भाग में एक तो मिलती है अंधनाल के नीचे कर्मरूप परिशिका मिलती है। फिर बात करें बृहदांत्र के अंदर ये 4 संरचनाएं मिलती है। ये सभी क्या है कि मलद्वार तक भेजने का। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि सवर्णी क्या काम करती है, सवर्णी कितने टाइप की होती है, आहार नाल के या बड़ी आंत के कौन से भाग में सवर्णियां पाई जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पाचन तंत्र के सभी अंगों के अंदर उत्सर्जित होने वाले एंजाइमों और उसकी क्रियाविधि के बारे में। तो पाचन के बारे में, इससे पहले हमने पाचन तंत्र के सभी अंगों के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि पाचन तंत्र आहार नाल को पूरा पढ़ा था। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि पाचन तंत्र की मुख्य 3 ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने पाचक ग्रंथि लेके आ रहा हूं, वो है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि मुंह में लार को उत्पन्न करती है। लार एक क्षारीय माध्यम में होता है,
सिरमी तथा एक चिपचिपे श्लेष्म का मिश्रण होता है। सीरम क्या होता है तथा चिपचिपे श्लेष्म क्या होता है? सीरम में मतलब कि लगभग सीरम खुद एक सारे माध्यम का होता है। सीरम रक्त के अंदर पाया जाता है, उसके बारे में अलग स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि हम परिसंचरण तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सीरम में तो चिपचिपे श्लेष्म का मिश्रण होता है। इसका मुख्य कार्य देखो, लार भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करती है, यानी कि मुख के अंदर भोजन को रखते ही उसके अंदर स्टार्च का पाचन कौन स्टार्ट कर देती है? लार ग्रंथि कर देती है। फिर इसका एक और कार्य है भोजन को चिकना तथा घुलनशील बनाना, और मोस्ट इंपोर्टेंट है दांत व जीभ की सफाई करना, क्योंकि लार ग्रंथियां होती हैं जो दांत और जीभ की सफाई करने में मदद करती है। कैसा करती है कि आप सभी को पता है कि जब लार ग्रंथियां अपना लार का स्राव करती है तो मुख के हर एक भाग की तरफ उसके अवयव या कण पहुंच जाते हैं, और उनका सारे माध्यम होने की वजह से जो भी अवशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थ है वो निष्क्रिय हो जाता है। याद रखना, टूटकर बिखरते नहीं, केवल इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि अम्लीय माध्यम होगा वहां पर टूटेगा या कोई भी चीज का हासिल होगा। तो बात करते हैं इसकी लार ग्रंथियां। तीन प्रकार की लार ग्रंथियां आपने पाई जाती है। एक होती है कर्णपूर, एक होती है अधोजम और एक होती है अधोजीवा प्रकार की। कर्णपूर मतलब कि गालों में पाई जाती है, गाल में, ठीक है, सीरमी द्रव का स्रावण करती है। दूसरी होती है अधोजम ग्रंथि, ये मिश्रित ग्रंथि है, श्लेष्मा का स्रावण करती है। और अधोजीवा, जीवा के नीचे ये भी एक श्लेष्मा का स्रावण करती है। ये तीनों मिलकर लार बनाती है और लार अपने मुंह में स्राव होती रहती है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपना दूसरा पाचन ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। कैसे होती है देखते हैं। देखो अग्नाशय ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि कैसे? देखो मिश्रित क्यों? जब एक होती है इसके अंदर से तो हार्मोन का सीक्रेट होता है जो अंतःस्रावी। अंतःस्रावी आपको पता होगा, यानी कि ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्रावित होने वाले अवयवों का, पदार्थों का शरीर सीधा रक्त के अंदर स्रावित करते हैं। सही है बात। फिर बात करते हैं बहिःस्रावी की। बहिःस्रावी नॉर्मल सी बात है, बाहर की तरफ स्रावित करना, कहां पर? रक्त से बाहर। अंतःस्रावी दो प्रकार के हार्मोन होता है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा अंतःस्रावी के रूप में स्रावित किया जाता है, इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन। इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम हार्मोन और उसके कार्य पढ़ेंगे, नॉर्मल से डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। पहले हम बात करते हैं बहिःस्रावी के रूप में जब ये काम करती है, और ये होता है इसका अग्नाशय रस, जो पाचन तंत्र या पाचन तंत्र के अंदर मुख्य भूमिका निभाता है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि बहिःस्रावी के रूप में अग्नाशय रस का स्राव करती है। अग्नाशय यकृत, ग्रंथि तथा तिल्ली से चारों तरफ से घिरी हुई रहती है, यानी इसके चारों तरफ तीनों प्रकार के अंग पाए जाते हैं। ये 6 से 8 इंच की होती है और यू शेप में पाई जाती है। हमने जब डायग्राम बनाया था तो उससे मैंने आपको बताया था अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। अग्नाशय ग्रंथि का मुख्य कार्य है प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करना। इंपॉर्टेंट है ये अग्नाशय ग्रंथि का मुख्य कार्य, याद रखना। प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। फिर बात करते हैं अग्नाशय। इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन शरीर में रक्त की शर्करा को नियमित करते हैं, जिसके बारे में हम अपने शरीर के समन्वय तथा हार्मोन वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने पाचन तंत्र की लास्ट पाचन ग्रंथि, जिसका नाम है यकृत, और मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी तथा महत्वपूर्ण पाचन ग्रंथि है। ये मध्य पट के नीचे तथा त्रिकोणाकार शेप होती है। मध्य पट जिसे आप डायफ्राम बोलते हैं, वही मध्य पट, और त्रिकोणाकार यानी कि ट्रायंगुलर शेप की होती है। फिर बात करते हैं यकृत के अंदर पालिकाएं पाई जाती है। ये पालिकाएं क्या होती है? वही यही पालिकाएं हैं जो पित्त के निर्माण को प्रेरित करती है, यानी कि यकृत के अंदर पित्त का निर्माण होता है, पित्त पित्ताशय के अंदर संचय रहता है। ये चीज याद रखनी है, यकृत, पित्त, पित्ताशय। यकृत के अंदर पित्त का निर्माण होता है, पित्त पित्ताशय के अंदर संचित रहता है। तो बात करते हैं यकृत पालिकाएं पाई जाती है, पित्त का निर्माण करती है। पित्त पित्ताशय में जाता है। पित्ताशय क्या होता है? जो यकृत के अवतल में स्थित रहता है भाग। पित्ताशय यकृत के अवतल भाग में स्थित रहता है। पित्ताशय पित्त का भंडारण करता है। यहाँ से पित्ताशय नलिका द्वारा जो पित्त होता है उसको ग्रहणी के अंदर उड़ेल दिया जाता है। ग्रहणी कौन सी वाली भाग? छोटी आंत का पहला भाग, उसे हम ग्रहणी करते हैं। तो हमने पाचन तंत्र के सभी ग्रंथियां और पाचन अंगों के बारे में डिस्कस कर लिया। हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र के एंजाइम और उसके कार्य।